चलो अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे। सर क्या अजीब सी बात है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कर लिया हमने, अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 चैप्टर 6 खत्म किया, चैप्टर 1 स्टार्ट कर। सर ये क्या अजीब सी बात है ना, चैप्टर 1 पहले कराना चाहिए था, चैप्टर 5 6 पहले करा दिया। अब सुनो, मैंने ये अपने बेनिफिट के लिए किया है। मैंने चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो डिफिकल्ट वाला चैप्टर था वो पहले करा दिया ना, अब जो इजी वाला चैप्टर है ना ये तुम मुझे कराओगे, मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब चैप्टर 1 में करने में कुछ भी नहीं बचा। अब सृष्टि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाएगी, वहीं बैठे बैठे, नहीं यहां नहीं आना, वहीं बैठे बैठे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट का बेसिक्स क्या है? अरे बेसिक तो छोड़ो, आप तो एडवांस ऑफ ऑडिट करके आ चुके हो, अब तो एडवांस लेवल तुम समझ के आ चुके हो। अब तो बेसिक समझना हलवा खाने के बराबर होगा। एज्यूम करो तुम्हारे हाथ में कटोरी है, उसमें गाजर का हलवा है गरम गरम, ठीक है, उसके ऊपर घी पड़ा है, बस तुम्हें चम्मच से उठाना है, ऐसे खाना है। ये चैप्टर ऐसा है, दिस इज द चैप्टर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बेसिक्स क्या है भाई? ऑडिटिंग कहां से आया, इसका इजाद कहां से हुआ, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट किसके दिमाग में आया था कितने सालों पहले, तो समझना। ऑडिटिंग का जो इजाद हुआ ना वो एक लैटिन वर्ड से हुआ। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है ऑडायर। ऑडायर एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये उद्गम स्थान था ऑडिट का, और ये कहीं रोम ग्रीस में ये वाला वर्ड इजाद हुआ और वहां से आया ये वर्ड ऑडायर। अब सुनो ये ऑडायर के पीछे की कहानी। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसे बोलते थे कर। वो राजा महाराजा के जो मंत्री होते थे वो जनता से जाके कर को कलेक्ट करते थे। ठीक है, अब कोई एक व्यापारी आता था उनके पास, मान लो कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी अपने हाथ में पैसे लेके आया, अशर्फियां होती थी, सोने की अशर्फियां, सोने की अशर्फियां लेके आया। ठीक है, अब राजा के मंत्री ने बोला बताओ भाई कितने अशर्फियां महाराज को दे रहे हो? तो उसने कहा सर आज मैं 20 अशर्फियां महाराज को दे रहा हूं। तो मंत्री बोलता था क्यों 20 अशर्फियां क्यों दे रहे हो, जरा इसका रीजन बताओ। रीजन तो इंग्लिश वर्ड है, रीजन नहीं बोलता होगा, अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलता होगा। हाँ कारण। तो कहता था जरा बताओ 20 अशर्फियां क्यों दे रहे हो? तो वो बताना शुरू करता था, सर जनवरी के महीने में मेरे कपड़े जो थे वो 3 अशर्फी के बिके, फरवरी के महीने में मेरे जो कपड़े थे वो 4 अशर्फी के बिके, मार्च के महीने में मेरे जो कपड़े थे 2 अशर्फी के बिके। इस तरह अशर्फियां टोटल कर दो, तो जो टोटल अशर्फियां मैंने पूरे साल में कमाई वो थी 100 अशर्फियां। और आप लोगों ने बताया हुआ है कि जो हमें 100 अशर्फियों के बदले जो कर देना है वो 20 अशर्फियां देना है, तो 20 अशर्फियां मैं महाराज को दे रहा हूं। मंत्री जो होते थे पूरा ये ब्यौरा लिख लेते थे, अशर्फियों को अपने खजाने में रख लेते थे। तो पहले जमाने में ऑडिट ये होता था, क्योंकि पहले जमाने में तुम जैसे बदमाश मक्कार लोग नहीं होते थे ना, जो कह रहे हैं हम घर में पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, चार्ट बना नहीं रहे, घर में जाके नेटफ्लिक्स देखा जाता है, व्हाट्सएप का भी अभी स्क्रीन टाइम, अगर फोन का भी तुम्हारे स्क्रीन टाइम देख लूं 6 घंटे से कम एक दिन का स्क्रीन टाइम नहीं निकलेगा, तुम अपने किसी भी फोन में देख लेना। तो पहले के जमाने में कि जो लोग होते थे वो बदमाश नहीं होते थे, वो जो बोलते थे उसको सच माना जाता था, जो लोग बोलते थे उसे सच माना जाता था। और प्रजा कभी झूठ नहीं बोलती थी पहले के जमाने में, क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे तो महाराज उसे बहुत बड़ी सजा देंगे। क्योंकि देखो क्या होगा, अगर उन्होंने 100 अशर्फियां नहीं कमाई और 200 कमाई, तो घर में 200 अशर्फियां रखी होंगी, तो कोई ना कोई गांव का आदमी महाराज को जाके बता देता था उस समय में कि इसके घर में 200 अशर्फियां रखी हैं, इसने आपको झूठ बोला है 100 अशर्फियां देके। तो महाराज वहां पर अपने मंत्रियों को भेजते थे, अशर्फियां कलेक्ट करते थे और उसका सर कलम करा देते थे। तो इसलिए पहले जमाने में ऑडिट राइटिंग में नहीं होता था, पहले जमाने में ऑडिट वर्बली होता था, ओरली। तो ऑडायर वर्ड का जो मतलब है वो है टू लिसन, सुनना। अच्छा इंग्लिश का नॉर्मल एक तुमसे चीज पूछता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? इसका क्या मतलब? जब कोई और सुन रहा है तो हियर, जब मैं सुन रहा हूं तो लिसन। हद हो गई, सुनो और हियर मतलब सुनाओ, हियर भी तो सुना होता है, मैं हियर। जो फोन बात करते हैं उसे बोलते हैं हियर, और जब व्हाट्सएप बात करते हैं उसे बोलते हैं लिसन, और जब इंस्टाग्राम पे बात करते हैं तो, और स्नैपचैट पे जब लगाते हैं तो नालायक। बताओ डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? हाँ तुम्हारा
धर्मेंद्र, अरे वाह, मजा आ गया। तो क्या बोलता हूँ, कुत्तों क्या मैं तेरा खून पी जाऊंगा, करते एक्टिंग करते हो तुम धर्मेंद्र की। तुमने अपने पेरेंट्स से पूछा वो धर्मेंद्र के बहुत ज्यादा फैन थे क्या कि उन्होंने ऐसा धर्मेंद्र नाम रखा तुम्हारा? कभी तुमने पूछा है नहीं पूछा? हाँ जी, परफेक्ट, वेरी गुड। हियर और लिसन में फर्क समझना। हियर है जो भी कुशाग्र मेरे को कर रहा है, कुशाग्र सिर्फ क्लास में बैठा है, सिर्फ बात सुन रहा है, लेकिन बात जो है ना वो कान का जैसे पर्दा है ना, यहां पर एक शटर है वो डाउन है, तो बात यहां से टकरा के बाहर आ रही है, वो दिमाग तो जा ही नहीं रही। ठीक है, दिमाग में तो किसकी बातें चल रही हैं? उनकी बातें चल रही हैं। शाम को कहां मिलना है, व्हाट्सएप पे क्या रिप्लाई करना है, उन्होंने रात को मेरे मैसेज में गुड नाइट नहीं लिखा, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं लिखा, अरे कल वाले मैसेज में हार्ट नहीं बनाया यार, कुछ तो गड़बड़ है, हार्ट नहीं बनाया कल वाले मैसेज में ना, वो बनाती है। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये सब चल रहा है। ठीक है, और तो जो कुशाग्र सुन रहा है वो सिर्फ कान के पर्दे तक जा रहा है, पर्दे के आगे शटर है, इस प्रोसेस को कहते हैं हियर। और वहीं अगर मैं बात करूं सृष्टि की, सृष्टि कान में उस बात को मेरे ऑब्जॉर्व करके दिमाग तक लेके जा रही है, मुझे जवाब, मुझे कैसे पता लग रहा है कौन लिसन कर रहा है कौन हियर कर रहा है? जो मुझे जवाब दे रहा है वो लिसन कर रहा है, जो जवाब नहीं दे रहा वो हियर कर रहा है। मेरे लिए बड़ा स्टैंडर्ड सा ये बेंचमार्क है। सो लिसन मीन्स टू अंडरस्टैंड द वे द कम्युनिकेटर वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड हियर इट मीन्स just for the formality sake you are listening, you are hearing something, you are not paying attention to it, that is here। तो यहां क्या वर्ड यूज्ड है, hear या listen? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर तुमने एग्जाम में लिख दिया hear, गलत हो जाएगा आंसर, समझ लेना। बच्चे करते हैं, मैं जब टेस्ट दूंगा तब तुम भी करोगे, सर ओडायर मीन्स टू हियर, तुम ये करोगे मुझे पता है, बता दिया, याद कहां रहेगा? उनकी बातों से याद हो, दिमाग में तो उनकी बातें हैं, कीन की नहीं है, कीन की। चलो समझ में आया? तो ऑडायर वर्ड उद्गम स्थान है किसका? ऑडिट का। ऑडिट कहां से आया? लिसन। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, अब कोई वर्बली ऑडिट नहीं करता, अब ऑडिट के लिए क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए, राइटिंग में सारी चीजें चाहिए। राइटिंग मुझे डॉक्यूमेंट दो, मुझे प्रूव करो कि तुम्हारी सेल्स 20 अशरफी हुई है, 200 अशरफी हुई है, जो भी है तुम्हारा, मुझे प्रूव करो तो ऑडिट होगा, अदरवाइज ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ ऑडिट? ऑडिट कब आया और कब वो मतलब इंपॉर्टेंस ऑडिट की आई? जब लार्ज स्केल ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस बढ़ने लगे। जब ऑपरेशन बढ़ते हैं तो जो ओनर होता है वो डायरेक्ट सुपरविजन नहीं रख सकता अपने एम्प्लॉइज पे। जैसे मान लो लक्ष्मी नगर में हमारी ब्रांच है, ब्राइट विजन एकेडमी की ब्रांच लक्ष्मी नगर में, एक ब्रांच ब्राइट विजन एकेडमी की मुंबई में है, एक ब्रांच गोवा में है, एक ब्रांच कोलकाता में है, एक ब्रांच चेन्नई में है, एक ब्रांच मॉरिशस में है, एक ब्रांच दुबई में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंतखाब सर सारी ब्रांचेस में जाकर पर्सनली सुपरवाइज कर सकें सारी जगह पे? पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल की होती है, ऑडिट रखना पड़ता है, ऑडिटर रखना पड़ता है। तो इंतखाब सर बोलेंगे निखिल तुम मॉरिशस जाओ और मॉरिशस वाली जो ब्रांच है उसमें देख के आओ कि क्या 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 चल रहा है वहां पर, क्या ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा। समझ में आई बात? सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑडिट का, लार्ज स्केल ऑपरेशन होगी तो ऑडिट की जरूरत होगी। नेक्स्ट, डाइल्यूशन इन कंट्रोल ऑफ ओनर्स। अब जो ओनर्स हैं, जैसे समय बीता वैसे वैसे ओनर्स एक ही कंपनी के बहुत ज्यादा होने लगे। शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं मैं। पहले HUF होती थी। HUF पता क्या था? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। फैमिली के लोग हैं जो बिजनेस रन करते हैं। हल्दीराम्स स्टैंडर्ड एग्जांपल है भाई। किस जमाने में जब 1980s में हल्दीराम्स आया था तब जो पूरे बिजनेस की इक्विटी थी सिर्फ हल्दीराम्स के जितने फैमिली मेंबर्स है, भाई भाई बहन, बुआ ताऊ ताई, सबके हाथों में थी। आज के डेट में उन्होंने पी इन्वेस्टर्स को ले आए, अलग अलग इन्वेस्टर्स को ले आए, शेयर होल्डर्स को ले आए। तो आज के डेट में जो शेयर होल्डिंग है सिर्फ फैमिली ओन्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के हाथों में है। तो जब बहुत सारे लोगों के हाथ में बागडोर आएगी तो वो चाहेंगे हमारा कोई बंदा कंपनी के अंदर जाए और ऑडिट करके बाहर आए। याद आया स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है? यही होता है ना, हमारा कोई बंदा कंपनी के अंदर जाए और ऑडिट करके बाहर आए। तो जहां भी डाइल्यूशन इन कंट्रोल होगा, डाइल्यूशन इन कंट्रोल माने आपका कंट्रोल लोगों के हाथों में स्प्रेड हो गया, वहां पर ऑडिट की इंपॉर्टेंस होगी ही होगी। अगर मैं अकेला ओनर हूं, सारी इक्विटी मेरे पास है, मैं ऑडिट नहीं करवाऊंगा, मुझे तो पता है क्या क्या हो रहा है, मुझसे क्या छुपा है। इंतखाब सर यहाँ के सोल ओनर हैं, इंतखाब सर अल्टीमेट ओनर है, एक लौते शेयर होल्डर है,
इंतखाब सर से क्या छुपाए, कहाँ क्या हो रहा है, ऑडिट ऑडिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहां बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं और वो ब्राइट विजन में आ नहीं रहे, बाहर बैठे हैं, उन्हें ऑडिटर भेजना पड़ेगा और ब्राइट विजन में ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक, दैट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। डिवोर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनर्स। डिवोर्स का क्या मतलब होता है, अलग अलग हो जाना। तो चीज़ सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स अलग अलग हो जाना। तो अब मैनेज जो लोग करते हैं वो अलग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। और बताना, क्या ओनर्स को कंपनी में घुसने की परमिशन होती है? नो, नेवर। शेयर होल्डर्स को परमिशन नहीं होती कंपनी के अंदर घुस के वो कुछ सुपरवाइज कर सकेंगे। अरे मैं शेयर होल्डर हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, मुझे जामनगर फैक्ट्री के अंदर घुसने दो। नहीं जी, घर बैठो, एनुअल रिपोर्ट आपके घर में पहुंच जाएगी, हम आपको कंपनी के अंदर नहीं घुसने दे सकते। तो जहां डिवोर्स है, मैनेजमेंट और ओनर्स अलग अलग हैं, वहां पर ऑडिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। ट्रांजैक्शंस बीन रिकॉर्डेड बाय स्टाफ। तो ट्रांजैक्शन भाई रिकॉर्ड कौन कर रहा है? स्टाफ रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब ओनर्स नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो क्या इंसान गलतियों का पुलिंदा है? हाँ सर, गलतियां तो हमारे रग रग में बसी हुई हैं। तो जब स्टाफ कोई भी अकाउंट्स बनाएगा तो क्या गलतियां होने के चांस हैं? बिल्कुल हैं। और इतना बड़ा बिजनेस है कि ओनर खुद बैठ के अकाउंट्स नहीं बना सकता। तो अगर गलतियों का चांस है तो हम किसी ऑडिटर को बुलाएंगे ताकि वो ऑडिट भी हाथ के हाथ कर दे। ऑडिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जहां पर भी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जहां पर भी पब्लिक का इंटरेस्ट है, जहां पर भी पब्लिक का इंटरेस्ट है, वहां पर ऑडिट होना जरूरी है ताकि पता लगे कोई करप्शन तो नहीं है। करप्शन जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन होती है, बता दो कैसे करप्शन होती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बता दो। क्या करते थे, कैसे होता था रिश्वत? रिश्वत कहां दी? तो भाई रोड बननी है, लक्ष्मी नगर की रोड बननी है, मिनिस्टर ने बोला कि 10 करोड़ रुपए का बजट है। 10 करोड़ रुपए के बजट में से जो हमने कॉन्ट्रैक्टर 10 करोड़ रुपए पूरा दे दिया, 8 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर ने रखे, 2 करोड़ रुपए वापस मिनिस्टर के पास आ गए। दिस इज नोन एज रिश्वत। और उसको बोला गया अरे घटिया क्वालिटी का रोड ही पत्थर लगा दियो, घटिया क्वालिटी का, ताकि 6 महीने जब बरसात आएगी दोबारा सड़क टूट जाएगी, दोबारा बनाने का ठेका दूंगा तुझे 10 करोड़ रुपए का। दिस इज रिश्वत। तो जहां पर भी पब्लिक अकाउंट्स आते हैं वहां पर ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा बता दो कौन सा डिपार्टमेंट है जो ऑडिट करता है? परफेक्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो पब्लिक अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं। ऑडिटिंग इन इंडिया, इंडिया में ऑडिटिंग किस किस एक्ट में? मैंने तुम्हें बताया बहुत सारे एक्ट हैं। कंपनीज एक्ट है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है। अच्छा कंपनीज एक्ट का एक और ऑडिट बता दो। सेक्रेटरियल ऑडिट, करेक्ट। बहुत सारे ऑडिट हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर होते हैं, अलग अलग लोग उन ऑडिट को करते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में भी कोई ऑडिट होता है क्या? टैक्स ऑडिट सेक्शन बता दो। वेरी गुड। चलो अब ये कोई बता दे तो मजा आ जाए। इनकम टैक्स में एक स्पेशल ऑडिट होता है और ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, बता दो उसका सेक्शन क्या है? इनकम टैक्स किया है किसी ने? डीटी खत्म किया है किसी ने? नालायक। 142(2)A ये स्पेशल ऑडिट का सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। चलो याद करने की वैसे सही कह रहे, जरूरत नहीं है। सेल्स टैक्स, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, एक्साइज के लॉज हैं, वैल्यूएशन ऑडिट्स एंड वैट क्रेडिट। अरे भाई एक्साइज की बात क्यों कर रहे हैं जीएसटी के जमाने में? पुराने नोट्स हैं सर, अमेंड करो। एक्साइज की बात क्यों कर रहे हैं जीएसटी के जमाने में? आईडीटी पढ़ी है क्या किसी ने? एक्साइज होता है क्या आज के जमाने में? हाँ सर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे एक्साइज है। एग्जाम्पल दे दो। अल्कोहल, अल्कोहल इज स्टिल अंडर एक्साइज। हाँ ये करने से क्या होगा? फील ले लिया उसने बैठे बैठे, नालायक। सो अल्कोहल इज एप्लीकेबल अंडर स्टेट। क्या लगता है? तंबाकू। तो पूरा एक्शन कर रहा है, पूरा कर लो, पूरा एक्शन करके दिखाया इसने अभी। नालायक। पता लग रहा है कि दांत ये काले होते हैं, क्यों होते हैं ये? नालायक। चलो ये क्या है? ये वर्ड जानते हो क्या? ये वर्ड जानते हो क्या? क्या फुल फॉर्म क्या है? परफेक्ट। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, याद है कहा था ऑडिट कंपनी का कौन का, क्यों सीएजी क्यों करेगा? ऐसा क्या स्पेशल दे देगा? ऐसा क्या स्पेशल है? ट्रेनिंग किस चीज की है? ट्रेनिंग बोलो, ट्रेनिंग किस चीज की देगा? परफेक्ट
प्रूडेंस। कंपनी के जो फंड्स हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग देता है सीएजी, जो गवर्नमेंट कंपनी के केस में एप्लीकेबल। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जो चैप्टर है ये तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया है। सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हो ना, आधी फीस वापस कर दो सर। अटेंटिव की फीस के नाम पे कैसे अटेंटिव हो जाता है ना, वरना टेंशन नहीं है। चलो, ऑडिट का बेसिक डेफिनेशन, ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस। तीन अलग अलग टुकड़ों में मैंने डेफिनेशन को तोड़ दिया है, क्योंकि तीनों टुकड़े अपने अपने इंपॉर्टेंस लेके आते हैं। व्हाट इज ऑडिट? अब तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। नाम क्या है तुम्हारा? सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और ट्रूथ ऑफ फेयरनेस। अच्छा, अब अगर मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह कुछ और वर्ड फिट करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? क्या? परफेक्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट्स। तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? कॉस्ट ऑडिट की। और इसके अलावा भी किसी और का फिट कर सकता हूं क्या? क्या वर्ड बताओ, वर्ड क्या फिट करने हैं? सेक्रेटेरियल बुक्स, सेक्रेटेरियल बुक्स। फिर ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? सेक्रेटेरियल ऑडिट। डेफिनेशन सेम, बस सब्जेक्ट को चेंज कर दो तो तुम्हारे ऑडिट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अच्छा, एक वर्ड दूर दराज कोने में पड़ा है, बेचारा अपने आप को इग्नोर फील कर रहा है, इग्नोर फील कर रहा है। वर्ड है इंडिपेंडेंट। अरे यार, 15 अगस्त को तुम्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, आज क्यों इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट? एक वर्ड में बताओ, एक वर्ड। वेरी गुड, फ्री फ्रॉम बायस। और कोई वर्ड? फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, वेरी गुड वर्ड। एनी अदर वर्ड? अनबायस्ड, इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम प्रेशर। यहां क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ऑडिट ऑडिट कहलाएगा, नहीं तो ऑडिट ऑडिट नहीं कहलाएगा। सो क्या एग्जांपल दिया? एडिडास का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, फीचर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट में आपको क्या क्या करना पड़ता है? वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को चेक करोगे। अरे एविडेंस क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं एविडेंस। ठीक है, तो एविडेंस कलेक्ट करोगे, क्या लिखना नहीं है? अरे वो लिख रही है, उसको फोटो कॉपी करा लेंगे। चलो, अच्छा, जो एविडेंस है, एविडेंस है, जो सबूत है, सुनना, जो सबूत है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो सबूत है वो RRA होना चाहिए। जो सबूत है वो RRA होना चाहिए। सबूत रेलेवेंट होना चाहिए, सबूत रिलायबल होना चाहिए, सबूत एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना, हम लोग कल इस रूम में आए और इस रूम में हमको दिखा कि जो कैमरा था ये नीचे गिरा हुआ था। अब हमने अगले दिन लास्ट क्लास यहां ऑडिट की हुई थी, तुम ही सब बच्चे बैठे थे। उसके बाद में रूम ताला लगा के हम चले गए थे। तो जो अपराधी है वो कौन है? हम में से एक ही है। सब मैंने तुम लोगों से पूछा, हम तुम में से क्या? बिल्कुल, देखो अच्छी बच्ची है ना, कह रहे हम में से बेचे। सो अब हमें एविडेंस कलेक्ट करना है कि ये काम किसने किया, कि ये कैमरा नीचे गिरा किसी ने, कैमरा टूट गया है तो उसकी लायबिलिटी लेनी है उस पर्सन से। तो हमें ये देखना है कि हमें कोई सबूत मिले कि ये कैमरा भाई किसने नीचे गिरा। ठीक है, हमने मनु को बुलाया, हमने कहा मनु भाई बताओ ये जो कैमरा है ये नीचे किसने गिरा? मनु ने कहा सर कल मैंने मोमोज खाए थे, बड़े टेस्टी थे, अच्छे थे सर, 10 रुपए उसने मेरे से लिए सर, हाफ प्लेट दी थी सर, फुल प्लेट लेते तो 20 रुपए होते हैं सर, अगर आप लक्ष्मी नगर एरिया में देखो ना ये मोमोज बेस्ट हैं। मनु ने बात मुझे कहनी शुरू कर दी, बताओ रेलिवेंट या इररेलिवेंट? इररेलिवेंट। तो सबसे पहला जो फीचर है एविडेंस का क्या है? वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो आपका जिस चीज का ऑडिट करना चाह रहे हो उसके अनुसार होना चाहिए। मैं तुम्हें बोल रहा हूं मुझे बताओ ये कैमरा किसने गिरा, और तुम कोई और चीज बोलने लगे, तुम कोई और चीज को एविडेंस ले आए, मुझे वो एविडेंस चाहिए नहीं तुम्हारा, मुझे तो बताओ कैमरा नीचे किसने गिरा। So first important feature of a evidence is that it should be relevant, it should be correlated with the process which we are going to undertake. ठीक है, next reliable। अब बताना, मनु ने बताना शुरू करा, सर कल क्लास में ना जब हम लोग जा रहे थे ना तो रूबल बैठी थी, रूबल और कुशाग्र बचे थे, फिर सर कुशाग्र भी चला गया था और रूबल अकेली बची थी फिर क्लास में। सर तो हो सकता है ये रूबल ने करा हो। अब सुनो, मनु की जो रेपुटेशन है
उसको देखते हुए तुम्हें लगता है मनु की बात पे कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। मनु की रेपुटेशन ऐसी है। तो क्या मनु एज एन एविडेंस रिलायबल है? नहीं है। तो आपको जो दूसरी चीज देखनी है वो है कि रिलायबिलिटी आपके एविडेंस की है या नहीं है। अब भाई आपने सीएफओ से पूछा, सीएफओ साहब बता दो जरा ये जो टर्नओवर आपकी है, ये टर्नओवर 10 करोड़ है, बता दो जरा ये टर्नओवर फेक सेल से है या रियल सेल से है? तो सीएफओ क्या जवाब देगा? रियल। और आप कह दो अरे सीएफओ ने बोला है सारी रियल सेल है, साइन कर दिया रियल सेल है। बताओ क्या रिलायबल एविडेंस है ये? जो कंपनी के खुद आदमी ने बोला वो रिलायबल एविडेंस है? नहीं है। अब सुनो, इस रिलायबल को अनरिलायबल को मैं रिलायबल में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी कस्टमर्स थे पूरे साल में उन सब से पूछा अरे बताओ तुम्हें इस कंपनी ने कितने रुपए की सेल्स करी? कस्टमर ने कहा 1 करोड़, किसने कहा 2 करोड़, किसने कहा 5 करोड़। मैंने सबका टोटल किया और मुझे पता लगा कंपनी का सेल्स है 10 करोड़। अब बताओ जो एविडेंस गैदर हुआ रिलायबल है या अनरिलायबल है? अब की बार रिलायबल। तो एक प्रिंसिपल तो मैं बता रहा हूं, एक्सटर्नल एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस कम रिलायबल, एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा रिलायबल। सो रिलायबिलिटी दूसरी चीज है जो देखनी है। आपका एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और तीसरा एडिक्वेसी। एडिक्वेसी समझना क्या? एडिक्वेसी का मतलब ये होता है हमारी सेल्स है 10 करोड़ रुपए की, मैंने मनु को बोला भाई सेल्स का ऑडिट करके लाओ, किस किस कस्टमर को ये सेल करी गई है उससे बात करके आओ और बताओ मुझे सेल्स टोटल 10 करोड़ की है या नहीं। मनु वापस आया मेरे पास स्टेटमेंट लेके। मनु ने बोला सर कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, सर तीनों से बात कर ली, तीनों ने कंपनी को सेल करी है सर, मैटर क्लोज करिए सर। मैंने कहा ए बी सी का टोटल सेल्स कितना है? उसने कहा 10 लाख रुपए। मैंने कहा तो मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपए का ऑडिट करने के लिए भेजा था, तुम 10 लाख रुपए के सेल्स मेरे पास लेके आ गए हो, क्या ये एडिक्वेट है? एडिक्वेट का क्या मतलब है? सफिशिएंट। अरे 10 करोड़ की सेल्स है, कम से कम 8 करोड़ के कस्टमर से तो बात करके आओ। तुम कितने रुपए के कस्टमर से बात करके आओ? 10 लाख। क्या 10 लाख के कस्टमर से बात करना 10 करोड़ के सेल्स को ऑडिट करने के लिए सफिशिएंट है? नो। सो द एविडेंस शुड बी RRA, रिलायबल, रेलिवेंट एंड एडिक्वेट। एविडेंस की ये भाई तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करते हैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि भाई ये देखें कि अकाउंटिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो अकाउंटिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अकाउंट्स जो हमारे अकाउंट्स बना रहे हैं वो कोई नॉर्मल ग्रेजुएट हैं जिन्हें डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट पता ही नहीं, उन्हें अकाउंटेंसी का पता ही नहीं, उनको आपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया। अगर उनको आपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रखा है तो क्या एज एन ऑडिटर मेरे को चिंता का विषय है? हाँ, क्योंकि मुझे ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, मुझे पता है गड़बड़ करेगा। वहीं अगर अकाउंटेंट सीए या सीएम में है तो क्या मेरी चिंता थोड़ी सी कम हो जाएगी? हाँ सर, तब चिंता कम हो जाएगी क्योंकि ये एजुकेटेड लोग हैं और उस फील्ड के माहिर लोग हैं, गुणी लोग हैं, तो ये एरर तो नहीं कर सकते, मिस्टेक तो नहीं कर सकते, फ्रॉड कर सकते हैं, मिस्टेक तो नहीं कर सकते। तो एक जो चीज है जो आपको रिव्यू करनी पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के बाद वो है रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनली अकाउंटिंग किस तरह से हो रही है, इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह से हैं, वो आपको रिव्यू करने पड़ते हैं ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। सो एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है एंड इन्वेस्टिगेटिव होगा। ये 3 फीचर्स हैं भाई इस रिव्यू के। आप पूरा एनालाइज करोगे, डिटेल में जाके एनालाइज करोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे, क्रिटिकल मतलब डिटेल में जाके एनालाइज करोगे, एंड इन्वेस्टिगेट भी करोगे, इंफॉर्मेशन ढूंढोगे कि इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है, अकाउंट्स ढंग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्योंकि अगर अकाउंट्स ढंग से नहीं बन रहे हुए बैलेंस शीट ढंग से कभी नहीं बन सकती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढंग से कभी नहीं बन सकता। तो दूसरा फीचर है ऑडिट का, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा इज टू बी ऑडिटेड। ये तो भाई गजब बोल दिया, कह रहे हैं फाइनेंशियल डेटा का तो ऑडिट करो ही करो, नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी ऑडिट करो। ये कौन सा है फाइनेंशियल ऑडिट है? कॉस्ट ऑडिट फाइनेंशियल डेटा होता है, कॉस्ट शीट फाइनेंशियल डेटा होती है, तुम्हारी फाइनेंस है ना, मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है ना, उस तरह से फाइनेंशियल बोल रहा हूं। कॉस्ट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट होता है। ये कह रहा है आप नॉन फाइनेंशियल ऑडिट भी करो। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। अरे जानो इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है? पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मॉनिटरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी की असलियत जानने के लिए जरूरी है डायरेक्टर्स का जानो। डायरेक्टर कौन है? शेयर होल्डर कौन है? बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है? इसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेटा। और ये नॉन फाइनेंशियल डेटा आपको ऑडिट करना पड़ेगा फाइनेंशियल डेटा के साथ साथ। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑडिटेड इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। तो जो ऑडिट करते हैं वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में करते हैं, रैंडमली नहीं करते। इसका एग्जाम्पल मैं तुमको दूंगा जब मैं तुम्हें सैंपलिंग चैप्टर करा रहा हूंगा। ठीक है, सैंपल कैसे उठाते हैं।
यहां लिख लो सैम्पलिंग चैप्टर जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है और नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है। साइंटिफिक मेथड लिख लो, सैम्पलिंग चैप्टर में हम रेफर करेंगे, ठीक है। अब ऑडिटर की क्या खास बात होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बताना ऑडिटर कॉम्पिटेंट कैसे बनता है? ऑडिटर कॉम्पिटेंट कैसे बनता है? एक आदमी कॉम्पिटेंट तब बनता है जब उसके अंदर स्किल होता है। एक स्किल होगा तो वो आदमी कॉम्पिटेंट बनेगा। तो अगर मैं कहूं इंतखाब से अकाउंट्स कैसा पढ़ाते हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं अकाउंट्स पढ़ाने के? देखो नालायक कह रहा है इनकॉम्पिटेंट है। अभी मैं बोल रहा हूं उनको, कह रहे हैं इंतखाब सर इनकॉम्पिटेंट है अकाउंट्स पढ़ाने, सर उन्हें कुछ नहीं पढ़ाना आता। ठीक है, अभी उनको बताता हूं मैं, आदित्य का नाम बताऊंगा। सो कॉम्पिटेंट का मतलब है स्किल। ऑडिटर के पास स्किल होना चाहिए ऑडिट करने के लिए, वो भाई एक रिक्वायरमेंट है। सर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है? है, लेकिन देखो दूसरे नंबर पे लिखी है, दूसरे नंबर पे लिखी है। तो क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या चाहिए? स्किल। सिर्फ क्वालिफिकेशन होना सफिशिएंट नहीं है, स्किल भी होना चाहिए। सो स्किल। अच्छा, इंडिपेंडेंस कहां? इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड और फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। तो स्किल होना चाहिए आपके पास और आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हो तो। दूसरा, क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या ऑडिटर बनने के लिए? मेरा देखो इंटर क्लियर है, फाइनल क्लियर नहीं है। पक्का बोल रहा हूं, इस नवंबर में क्लियर कर लूंगा मैं, फाइनल क्लियर कर लूंगा। ऑर्डर बना दो, इंटर तो क्लियर है। नहीं सर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्वालिफाइड सीएससीएससीएम होना चाहिए, सीओपी भी होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर भी होना चाहिए, तो ये ऑडिट करना परमिशन। हैविंग अ सीओपी, सीओपी होना जरूरी है कि ऑडिट करने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, जो लोग सीओपी नहीं लेते वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हैं, परफेक्ट। इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट जो होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को बताता है, ठीक है सर। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का नेचर क्या है भाई? अब देखो भाई, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑडिटिंग, बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको ये पॉइंट्स लिखना है और पॉइंट्स के आगे एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी करना है। सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी करना है कि एक्चुअली ये पॉइंट किस चीज को रेफर करता है, ठीक है। चार्ट से बेनिफिट क्या? चार्ट से बेनिफिट ये, जब एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहे होगे ना, पॉइंट्स एकदम तुम्हारे दिमाग में याद आ जाएंगे पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। अब नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का भाई नेचर क्या होता है? ऑडिटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट नेचर है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिटिंग में कि अपने अकाउंटिंग डेटा को हम वेरीफाई करते हैं और मकसद क्या है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस, जो आपको एविडेंस मिले, प्रूफ मिले, उनका आपको वेरीफाई करना है कि वो एविडेंस सही है नहीं। और ये इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, क्या अभी भी मैंने एग्जांपल दिया इंटरनल एविडेंस एक्सटर्नल एविडेंस का? बिल्कुल सर। जो एविडेंस मैनेजमेंट के हाथों से हमें मिलता है इंटरनल एविडेंस, जो किसी थर्ड पार्टी के हाथों से हमें मिलता है एक्सटर्नल एविडेंस। और रिलायबल कौन सा ज्यादा होगा? एक्सटर्नल एविडेंस। अब देखो हमारी कितनी बदनसीबी है, अगर हम अपनी मम्मी को बोले मैंने शीशा नहीं तोड़ा, नहीं मानती, कान मोड़ के कहती है तू नहीं तोड़ा है, पता है मुझे, और बाजू वाली आंटी बोल दे नहीं नहीं इसने नहीं तोड़ा, वो तो मेरे बेटे ने तोड़ा है, तो मान जाएंगे एक सेकंड में। देखो कैसी वो निकल रही है, होता है नहीं है? तो मदर के केस में भी यही है, इंटरनल एविडेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एविडेंस। एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंटरनल एविडेंस कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देन इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ, ऑडिट हमें किस किस चीजों का करना पड़ता है? ऑफ कोर्स फाइनेंशियली अकाउंटिंग रिकॉर्ड का तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अगर कॉस्ट ऑडिट हो तो कौन से वाले रिकॉर्ड का करना पड़ेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अगर कॉस्ट ऑडिट है तो कॉस्ट रिकॉर्ड, सेक्रेटरी ऑडिट है तो कौन सा रिकॉर्ड? सेक्रेटरी रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का तो करना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लायंस विद लॉ, लॉ का कंप्लायंस भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये कंपनी लॉ का कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही? आपको क्या मतलब है लॉ का कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही? आप कॉस्ट शीट ऑडिट करो, घर जाओ, आप कॉस्ट ऑडिटर हो ना, कॉस्ट शीट ऑडिट करो, घर जाओ। आपको क्या मतलब है इनकम टैक्स का कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही? आपका क्या मतलब है? क्या मेरा मतलब है? क्यों मतलब है? मेरे को तो कॉस्ट शीट ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया, फिर मैं आलतू फालतू की चीजें क्यों देखूं कि फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लाई किया नहीं किया, पीएफ एक्ट कंप्लाई किया नहीं, मैं क्यों देखूं? क्यों बतानी चाहिए? वही क्या होगा अगर वो गलती करेगा किसी लॉ में? परफेक्ट। अरे अगर कोई गलती होगी तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी के बाद क्या होगा? प्रोसिक्यूशन होगा, कंपनी के बंदों की नाम बताएगी, अल्टीमेटली कॉस्ट शीट पे हिट करेगा।
ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं ये अल्टीमेटली कहां हिट करती हैं? कॉस्ट शीट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो बताओगे नहीं बताओगे कॉस्ट शीट हिलने वाली है अगले साल में, क्योंकि कंपनी को 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी आने वाली है, कॉस्ट आपकी अगले साल में बर्बाद होने वाली है। बताओगे नहीं बताओगे अपने शेयर होल्डर्स को? तो इसलिए कंप्लायंस ऑफ लॉ चेक करना पड़ता है कि लॉ से कंप्लाई ये कंपनी कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। फिर कॉस्ट डेटा, अच्छा कॉस्ट डेटा हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया, अलग से इसको स्थान मिला हुआ है कि कॉस्ट डेटा जो है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो है उनका भी ऑडिट होता है। मैनेजरियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट किस तरह परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट के डिसीजन सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, उसका भी ऑडिट करना पड़ता है। इंटरनल ऑपरेशंस, कंपनी अपने इंटरनल ऑपरेशंस को ढंग से कर रही है, ऑपरेशन एफिशिएंटली कर रही है नहीं कर रही, ऑपरेशन करते हुए कहीं इनएफिशिएंसी तो नहीं है, पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हमारे ऑडिटर को चेक करनी पड़ेंगी। देन एनर्जी एफिशिएंसी, भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जितने भी यहां पर बल्ब्स लगे हुए हैं, एलईडी बल्ब्स, ये कार्बन एमिशन को रोकते हैं। ये कार्बन एमिशन क्या होता है? कार्बन एमिशन साइंस तो पढ़ी नहीं, जनरल नॉलेज हमें है नहीं, और सीएम में हम पढ़ना नहीं चाहते। परफेक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, जिसकी वजह से ओजोन में ब्लैक होल बन रहा है, जिससे यूवी रेज धरती पे आ रही हैं, जो ह्यूमन काइंड के लिए खतरा है, इसको बोलते हैं कार्बन एमिशन। और ये जितने भी लाइट्स होती हैं, तुम्हें याद है जब तुम छोटे छोटे थे तो बल्ब होते थे येलो कलर वाले, जिसमें तार एक जगह से दूसरी जगह ऐसा होता था, और वो तार ऐसे बीच में लटक जाता था, हम बोलते थे बल्ब फ्यूज हो गया। देखा है वो तार कभी? पुराने किलों में दिवाली पे लगाते हैं। अच्छा, तो वो जो पुरानी तरह के वो जो भाई बल्ब्स होते हैं, वो कार्बन बहुत ज्यादा एमिट करते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम सुना है आईएमएफ? ये किसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसका एक पार्ट है? किसका पार्ट है आईएमएफ? किसका पार्ट है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? नालायक। परफेक्ट। तो यूएनओ इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और उनका काम क्या है? वर्ल्ड के लिए काम करना, वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए काम करना, ट्रेडिंग पॉलिसीज बनाना ताकि लोगों को ट्रेड करने में सुविधा हो। अब कई बार क्या होता है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें इंडिया ने कह दिया बे ऑफ बंगाल तो हमारा है क्योंकि इंडिया के सरहद के पास है और कोई शिप उससे गुजर नहीं सकती। तो अब ट्रेडर्स को ट्रेड करना है, बांग्लादेश जाना है, इंडिया में भी आना है, तो वो कहते हैं इंडिया से परमिशन दिलवाओ, इंडिया परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी बेतनातनी हो गई। तो यूएनओ इंश्योर करता है कि सारे जो वर्ल्ड के देश हैं वो एकजुट होकर रहें, भाई क्योंकि व्यापार भी करना है, पैसे भी कमाने, तो एकजुट होकर रहें। तो ये काम है यूएनओ का। तो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। आईएमएफ ने बोला अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने येलो वाले बल्ब्स निकाल के एलईडी बल्ब्स लगा देता है और कार्बन एमिशन को रोक देता है, तो उसे कैश में पैसे मिलते हैं, पैसे उन्हें मिलते हैं, जितना कार्बन एमिशन रोका उतने कैश में पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसे हैं, क्या वो कमाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो एनर्जी एफिशिएंसी लाएगा? बिल्कुल लाएगा। आपने सुना होगा बीईई, बीईई नहीं सर, नहीं सुना, नालायक। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आप कोई भी एलईडी बल्ब देखो, उसका जो रैपर है उस पर लिखा होता है बीई कंप्लाइड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को उसने कंप्लाई किया हुआ है। तो इसका एक प्रॉपर ऑडिट होता है। आईएमएफ ऐसे थोड़ी पैसे दे देती है कि आईएमएफ तुम बोलोगे सर हमने 10,000 किलो का कार्बन एमिशन रोका, लाओ 10 करोड़ रुपए में दे दो, कैसे दे देगी? नहीं, वो ऑडिटर्स भेजेगी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, देखेगी पहले तुम्हारी कार्बन एमिशन कितनी थी, अब तुम्हारी कार्बन एमिशन कितनी है, और फिर पैसे देगी। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं एनर्जी ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिटर्स होते हैं जो एनर्जी ऑडिट करते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी भी ऑडिटर के स्कोप में होती है। एनर्जी एफिशिएंसी भी ऑडिटर देखता है कि एनर्जी ऑडिट हुआ है नहीं हुआ। अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं जो पूरे ये जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये चार्ट अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमएस नहीं करते, नहीं कर सकते। कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं कर सकते इनकम टैक्स ऑडिट, सिर्फ सीए कर सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अब बताना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपना ऑडिट कराने की जरूरत है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑडिट भी कराना पड़ेगा? अरे अगर एनजीओ है तो उसे ऑडिट मत करो यार, एनजीओ है तो भले के लिए काम कर रही है पब्लिक के, इसका भी ऑडिट करोगे क्या? एनजीओ का भी ऑडिट करोगे क्या? क्यों करोगे? एनजीओ का ऑडिट करके क्या मिलेगा? प्रॉफिट तो कमाते नहीं बेचारे। परफेक्ट। आज के देश में, इस आज के समाज में, इस देश में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है वो एनजीओ के नाम पे ही हो रहा है, टैक्स बचाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें की वजह से फ्रॉड हो रहा है। तो एनजीओ का भी हमें ऑडिट करना है, नॉन बिजनेस का भी हमें ऑडिट करना है, ताकि हमें देखें कोई घपला तो नहीं कर रहा। अच्छा, ऑडिटर की क्या स्पेशलिटी? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे। ड्यू डिलिजेंस मतलब
केयरफुल रहे, बी केयरफुल, केयरफुल रहे, हर चीज को ढंग से ऑब्जर्व करे और ढंग से ऑडिट करे, हवा में से कोई सरसरी तौर पर ऑडिट ना करे, प्रॉपरली ऑडिट करे, ठीक है। अप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमारे कोर्स में है भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो ये बताता है कि ऑडिटिंग कैसे करते हैं, तो उनको भी अप्लाई करना ऑडिटर का काम होता है, टू अप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है सर, वेरी इजी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना, नहीं, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना कि बता दो कि निखिल सर की हाइट इतनी है, इंतखाब सर की हाइट इतनी है, इंतखाब सर की मोटापा इतना है, निखिल सर का मोटापा इतना है, ऐसा नहीं बताना। हाँ, ये बस मैंने तुम्हें रेफरेंस के लिए बताया है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अकाउंटिंग मींस टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक कीपिंग करते हैं हम, अकाउंटिंग एंट्रीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। अच्छा सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। जहां अकाउंटेंट ने कहा, जहां इंतखाब सर ने कहा मेरा काम खत्म, वहां मैं क्या कहूंगा, मेरा काम शुरू होगा। क्योंकि जब अकाउंटिंग कंप्लीट होगी, जब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, जब इंतखाब सर कहेंगे बैलेंस शीट टैली हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, तब मैं क्या कहूंगा, लाओ दो, अब मैं ऑडिट करना स्टार्ट कर रहा हूं। सो अकाउंटिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग स्टार्ट्स। अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट करती है, ऑडिटिंग एक थर्ड पार्टी करती है बाहर की, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अकाउंटिंग खुद मैनेजमेंट करती है अपना, अकाउंटिंग जो होता है मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। क्या ऑडिटिंग भी मैनेजमेंट खुद कर सकती है ना? कौन सा थ्रेट आएगा? नहीं नहीं नहीं, थ्रेट कौन सा आएगा? थ्रेट, एक थ्रेट बताया था मैंने। हाँ सही, बहुत क्लोज हो, बताओ एग्जैक्ट बताओ, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था, कौन सा थ्रेट आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ब्रैकेट में लिखवाया था ना। मानसी को नहीं याद, ऐसी मानसी हवा में कह रही है हाँ याद आ गया, याद आया नहीं है मानसी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अगर मैंने अपने अकाउंट्स बनाए और मैंने ही उन्हें ऑडिट कर लिया तो मैं अपनी गलतियां नहीं निकाल पाऊंगा, इसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो ऑडिटिंग सेम पर्सन नहीं कर सकता जो अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों अलग अलग लोग करेंगे, ठीक है। देन ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता भाई, अकाउंटेंट तो मैनेजमेंट का आदमी होता है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अकाउंटेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू एनी थर्ड पार्टी। अकाउंटेंट मान लो कोई गड़बड़ी करता है तो थर्ड पार्टी अकाउंटेंट पे उंगली नहीं उठा सकता, तूने गलती कर दी, वो कंपनी पे उंगली उठाता है। लेकिन अगर ऑडिटर कोई गलती करता है तो थर्ड पार्टी ऑडिटर पे उंगली उठा सकता है कि तू ऑडिटर था, बता कि ये गलती कैसे हुई, ठीक है। सो ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर थर्ड पार्टीज। अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, ऑडिटिंग करते हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है सर। तो ये बहुत सिंपल बेसिक्स की चीज है जो हमें समझनी है। अच्छा आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होता है। चलो इसमें मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा तुम्हें, मेरे साथ जो हुआ और मैंने कब सीखा कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में क्या फर्क होता है। चलो मैं फ्रेशली सीए बना था, सीए क्वालिफाई मैंने करा फ्रेश, और सीए क्वालिफाई करने के बाद मैं एक ऑडिट पे गया इंडिपेंडेंटली। मतलब मेरा सीनियर जो था वो सीधा मैनेजर था, मुझे मैनेजर पे रिपोर्टिंग करनी थी और मुझे इंडिपेंडेंटली एक ऑडिट पे भेजा गया, मेरे अंडर एक दो आर्टिकल को साथ में भेजा गया, ठीक है। हम उस क्लाइंट पे गए, हमने बैलेंस शीट उठाई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उठाया, हमने ऑडिटिंग करनी स्टार्ट करी। हम एक अकाउंट हेड पे आके रुके, जिस अकाउंट हेड का नाम था मार्केटिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस? एडवर्टाइजमेंट, गूगल पे ऐड चलाना, यूट्यूब पे ऐड चलाना, बैनर चलाने। लोग कई बार अपने सड़क पे देखा है वो कैनोपी लगा के खड़े हो जाते हैं, शेड टाइप का, कहते हैं ये ROS का हम आपको डेमो देंगे, अरे ऑफर आ रहा है ऑफर लो, पैम्फलेट पकड़ाते रहते हैं लोग आपको। ये सब है मार्केटिंग के खर्चे। उस कंपनी के मार्केटिंग के खर्चे थे 5 करोड़ रुपए। हमने कहा काफी ज्यादा मार्केटिंग पे, लेकिन कंपनी करती है, कंपनी अच्छा खासा खर्चा करती है, बड़े बड़े स्टार्स को हायर करती हैं, जिनको एक बार लाने का खर्चा 10-10, 15-15 करोड़ होता है, तो मार्केटिंग का तो बहुत तगड़ा बजट होता है भाई कंपनीज का। हमने कहा बिल ले आओ, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बिल हमारे सामने ला के रख दिए। मैंने एक बिल उठाया, मैंने कहा बिल नंबर 234 मुझे निकाल के दे दो। मैनेजमेंट ने बिल नंबर 234 मुझे निकाल के दे दिया। बिल था 1.5 लाख रुपए का, और बिल के टॉप पे क्या लिखा था? एटलस मोटर पार्ट्स कंपनी, एटलस मोटर पार्ट्स कंपनी, और नीचे बिल पे लिखा था सप्लाई ऑफ बैनर्स टू द कंपनी, 1000 बैनर्स, 1000 बैनर सप्लाई करें और 1.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। बिल पे ऐसा लिखा था। अब बिल मेरे हाथ में 1.5 लाख रुपए,
मैंने कहा बैंक से पेमेंट करी है, कैश में तो नहीं करी? नहीं नहीं, बैंक से करी है। बैंक से मैंने पेमेंट भी देख ली। मैंने कहा चलो सब ठीक है। क्या तुम्हें कुछ ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है? सर मोटर पार्ट्स कंपनी बैनर कैसे बना सकती है या पैम्फलेट कैसे बना सकती है? ये तो मोटर पार्ट बनाएगी ना। अब तुम ये कह सकते हो सर उसकी मर्जी, आप क्यों किसी के फड्डे में टांग रहा हो? उसकी मर्जी भाई, वो मोटर पार्ट है, वो कुछ भी बनाती है, पानी बनाती है, तेल बनाती है, वो उसकी मर्जी। नहीं, उसकी मर्जी नहीं है। यहां यू कैन स्मेल समथिंग फाउल। बना सकती है, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है। अगर ब्राइट विजन चाहे तो क्या कल को यहां पर सलून सर्विसेज नहीं दे सकती? मैं बाल काटूंगा, मुझे बाल काटने आते हैं बहुत अच्छे, मैं सलून सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूं, ब्राइट विजन अकेडमी दे सकती है। कौन रोकता है मुझे? नहीं रोकता। लेकिन एज एन ऑर्डर क्या मेरे एकदम से दिमाग में कुछ बत्ती जलेगी? ऐसा क्यों? वही बत्ती मेरे दिमाग में जली कि यहां तो कुछ गड़बड़ है। कंफर्म नहीं था मैं, लेकिन गड़बड़ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है। मोटर पार्ट कंपनी बैनर सप्लाई कर रही है, कुछ अजीब है। मैंने वो निकाल के साइड में रख दिया इनवॉइस। मैंने कहा दूसरा लाओ, दूसरा। कहते सर नंबर बताओ। मैंने कहा 443, रैंडम नंबर बोला, उन्होंने रैंडम नंबर निकाला 443। टॉप पे लिखा था श्री सुरेंद्र वर्मा, इंडिविजुअल के नाम पे बिल था। एड्रेस, मोबाइल नंबर उस बंदे का, बिल, और बिल के नीचे लिखा है सप्लाई ऑफ 24 कैनोपीज टू बी इंस्टॉल्ड ओवर दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली फॉर पब्लिसाइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। कैनोपी समझते हो? कैनोपी वो शेड लगा हुआ है, सप्लाई करिए 24 कैनोपी, ठीक है। अब यहां पर भी मुझे थोड़ा सा खटका। क्यों खटका? क्योंकि सुरेंद्र वर्मा अगर कैनोपी का बिजनेस करता है तो अपने पर्सनल नाम से यूजुअली नहीं करेगा, वो या तो पार्टनरशिप फर्म खोलेगा या कोई ऐसा रिलेटेड नाम रखेगा जो रिलेटेबल नाम हो, है ना? कुछ तो ऐसा करेगा। श्री सुरेंद्र वर्मा, बड़ा अजीब सा लगा, मैंने साइड रख दिया। इसी तरह मैंने कुछ और बिल्स निकाले और मोस्टली बिल्स में मेरा दिमाग खनक रहा था। मैंने कहा कुछ तो है। अब वो मुझे हाथ का बैंक से पेमेंट दिखा रहा था तो मैं कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब बाकी ऑडिट कल करेंगे। मैंने उन्हें भगा दिया और अपने रूम में मैं उन वॉइसेस को अपने सामने फैला के बैठ गया। मैंने कहा यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैंने क्या किया, मैंने वो जो मोटर पार्ट कंपनी थी उसमें मोबाइल नंबर लिखा था, मैंने अपने फ़ोन से मोबाइल घुमा दिया। मैंने कहा एटलस मोटर कंपनी? कहते हैं हाँ, मुझे ना बैनर लेने हैं, क्या आप मुझे बैनर सप्लाई कर दें? मुझे 1000 बैनर चाहिए पूरी दिल्ली में लगाने हैं। वो कहते हैं सर ये मोटर कंपनी है, बैनर कंपनी थोड़ी है, तो हम बैनर कहाँ से बनाएंगे? हम बैनर नहीं बनाते। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने दूसरे पर्सन को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे ऐसे कुछ अनमना सा जवाब दिया और अब मुझे लगा कि भाई मेरा शक सही था। मैंने क्या किया भाई, ऐसे पोजीशन पे होता क्या, ऐसे पोजीशन पे क्या होता है, एकदम से आपको ऐसा वर्चुअल नकली एक ब्लैक कोट पहन लेते हो आप सडनली, वो जो इतने लंबे घुटने तक होता है ना, घुटने से नीचे वाला, जो ब्योमकेश बख्शी या जासूस पहनते थे। सडनली आपके मन में आपको ऐसा लगने लगता है वो कोट आपके ऊपर है नहीं, मन में लग रहा है, और आपकी एक सिगार है, मोटी सी एक सिगार है, आपको ऐसा लगने लगता है, और एक हैट है आपके ऊपर, ऐसा लगने लगता है आपने आपको बॉन्ड समझ लगते हो, बादशाह समझ लगते हो अपने आपको, एक भी ऐसी गलती आप पकड़ते हो तो। और करियर की शुरुआत में अगर ऐसा होता है तो कुछ ज्यादा हवा में उड़ने लगते हो। वही हाल मेरे पे हुआ, मैं हवा में उड़ रहा था। मैं अगले दिन सुबह सुबह एटलस मोटर पार्ट कंपनी के ऑफिस में जाके पहुंच गया और ऑफिस में जाके मैंने कहा मुझे बैनर्स चाहिए। कहते हैं आप पागल वागल हो गए कुछ, कल भी आपने फोन किया था, आज आ गए हो यहां पर। भाई मोटर पार्ट कंपनी है, देखो हमारे मोटर के पार्ट हैं, जितने मोटर पार्ट चाहिए ले लो, बैनर नहीं बनाते भाई हम। अब मैंने अपना हुक्म का इक्का निकाला अपनी जेब से, मैं निकाला बिल। मैंने कहा देखिए ये बिल है जो मेरे हाथ में है, इसके अंदर आपने लिखा है आपका बिल है ये। तो उसका जो रिसेप्शन था उस समय उसका उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा सर बाद में आइएगा, हम ऊपर चेक करके दिखा देंगे, हमारे रिकॉर्ड में होगा, बाद में आएगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं, आप जाइए प्लीज। उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया, ठीक है, काम का समय होता है, कोई एंटरटेन नहीं करता, कोई ऐसे आलतू फालतू कोई आदमी आके बोल, उसने मुझे एंटरटेन भगा दिया। मैं फिर ऐसे ही 2-3 और जगह धक्के खाए, लेकिन शाम तक अब मैं कंफर्म हो चुका था कि इस कंपनी में हो रहा है फ्रॉड वर्थ 5 करोड़ रुपीस। अब शाम को जैसे ही शाम हुई और मैं जब कंफर्म हो गया था ऐसे बोलकर, सबसे मैंने कॉलर से उठाए ना, और मैंने अपने मैनेजर को फोन लगाया, सर। कहते हैं निखिल क्या हो गया इतनी तेज सर, उस आसमान नीचे उठाना है क्या, सर को ऊपर भेजना है, तो क्या हो गया, चीख क्यों रहा है? सर फ्रॉड पकड़ लिया मैंने। मेरे मैनेजर कहते क्या हो गया? अच्छा ऐसा है कल सुबह ऑफिस आ जा, ठीक है, ऑफिस में आके बात करते हैं। मैं अगले दिन ऑफिस में गया, सारी रात मुझे नींद नहीं आई एक्साइटमेंट के मारे कि इस बार तो बोनस मिलेगा, प्रमोशन पक्की है, अप्रेजल लूंगा इस बार तगड़ा। अगले दिन सुबह सुबह मैं मैनेजर के पास गया और मिर्च मसाला लगा के जो मैंने काम नहीं भी किए थे
वो भी बता के मैंने मैनेजर को बताया इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है इतने करोड़ रुपए का। और जो उस दिन मुझे उस बंद कमरे में मां बहन की गालियां सुनने को मिली, लिटरली रेजिग्नेशन देने की नौबत आ गई थी कि तू अभी के अभी रिजाइन कर, अभी के अभी तू रिजाइन कर, तूने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा लॉ को डिसफॉलो किया है, लॉ को फॉलो नहीं किया, अभी के अभी रिजाइन कर, वी डोंट वांट यू इन द कंपनी, यू शुड बी फायर्ड इमीडिएटली। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती। हाँ, गलती सुनना मेरी क्या है, गलती ये है ऑडिटर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। आप जासूस नहीं हो, आप डिटेक्टिव नहीं हो। अब मैं सीक्वेंस को वापस रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाता हूं और शुरू से शुरू करता हूं। मैं गया उस कंपनी के ऑडिट करने के लिए, मैंने उनसे कहा लाओ जरा इनवॉइस ले आओ, वो इनवॉइस मेरे सामने ढेर लगा दिया। मैंने कहा इनवॉइस नंबर 323 ले आओ, वो इनवॉइस नंबर 323 मेरे हाथ में ले आए। मेरे इनवॉइस में लिखा था एटलिस्ट मोटर पार्ट कंपनी, 1.5 लाख रुपए का इनवॉइस था। मेरे दिमाग में आया शक कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इस पॉइंट के बाद कोई और एक्शन नहीं लेना चाहिए था। मेरे को कॉल करना अलाउड नहीं है, मैं डिटेक्टिव नहीं हूं। और उस कंपनी में जाना ये तो पॉसिबल ही नहीं कि ऑर्डर करे। ऑर्डर कैन नॉट विजिट अ थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की परमिशन चाहिए। अरे तुम डिटेक्टिव हो क्या? नहीं हूं। यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, यू आर एन ऑडिटर। और ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट किस बेसिस पे करता है? डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे करता है। अगर आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो गड़बड़ है, या मैनेजमेंट को बोलो कि मुझे एटलिस्ट कंपनी से कंफर्मेशन दे दो कि उन्होंने ये सेल करी है। आप खुद कोल्ड कॉलिंग नहीं कर सकते। कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं इसको, कोल्ड कॉलिंग। आप खुद कोल्ड कॉलिंग नहीं कर सकते। आप खुद जांच पड़ताल करने के लिए वहां नहीं जा सकते ब्योमकेश बख्शी बन के। नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। आपको क्या करना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे फाइनेंस मैनेजर को बोलना चाहिए था, सर देखो एटलस मोटर कंपनी है और बेच के आ रही है बैनर। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप प्लीज या तो मेरी उनसे बात करा दीजिए या उनसे लिखित में ले लीजिए कि वो बैनर भी बनाते हैं, मुझे कुछ तो दीजिए ना कंफर्मेशन। दिस इज द राइट वे। यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटर। आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में चाहिए होती है पुलिस सपोर्ट। समझना क्यों नहीं हो आप इन्वेस्टिगेटर, क्यों रोका जा रहा है आपको समझना। अगर जब मैं वहां गया था, अगर वो बिल मैनेजमेंट तक पहुंच जाता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। वो तो मेरा भाग अच्छा था कि उस बिल को मेरे को बाहर के बाहर भगा दिया गया, वरना वो लोग मुझे खोपचे में ले जाके मेरे साथ क्या करते कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मैं वहां जा चुका होता, अगर उन्हें पता लग जाता मेरा फ्रॉड पकड़ा जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में किसकी सपोर्ट चाहिए होती है? पुलिस। इसलिए ऑडिटर इज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू डू इन्वेस्टिगेशन। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपकी जान पे जोखिम भरा हो। वो किसका काम होता है? इन्वेस्टिगेटर का काम होता है। और वो स्पेशल लोग होते हैं, वो ऑडिटर नहीं होते। आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, कॉल करके पूछ भी नहीं सकते कि बताओ भाई इस कंपनी को तुमने बेचा नहीं बेचा। ऐसे बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग नहीं कर सकते आप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। एंड यू आर अ ऑडिटर या इन्वेस्टिगेटर? ऑडिटर हो भाई तुम। इन्वेस्टिगेटर मत कर देना, इन्वेस्टिगेशन मत कर देना। जो हरकत मैंने करी वो हरकत मत कर देना, वरना ये लॉ की अवहेलना है। एक बहुत फेमस सेइंग है, यहां पर लिख लो, ऑडिटर is a watchdog. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. Bloodhound, H-O-U-N-D. Auditor is a watchdog, not a bloodhound. समझना, ऑडिटर जो है वो वॉचडॉग है। वॉचडॉग मतलब वो डॉग जो भौंकता है, जो सिर्फ बोल सकता है, आपको काट नहीं सकता। और ब्लड हाउंड कौन होता है? जो आपको काट सकता है। हम काट नहीं सकते किसी को। काट मतलब हम इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म नहीं कर सकते अरे ये फ्रॉड हो ही हो रहा है। हम सिर्फ आगाह कर सकते हैं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, बस। जैसे वो सोसाइटी के बाहर जो कुत्ता होता है ना, वो भौंकता रहता है, हर समय भौंकता रहता है, कुछ गड़बड़ है। तो हमारा काम सिर्फ भौंकना है। हम काट नहीं सकते किसी को, हम प्रूफ नहीं कर सकते। और अब तो प्रूफ करके दिखाऊंगा फ्रॉड हो रहा है यहां पर, सीएफओ की नौकरी खाऊंगा मैं। नहीं खा सकते आप सीएफओ की नौकरी। ये फीलिंग अपने अंदर मत लाना, आप ही की चली जाएगी जैसे मेरी जाने वाली थी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। सो ऑडिटर इज जस्ट अ वॉच डॉग, लिख लिया तुमने यहां पर, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। वो ब्लड हाउंड नहीं है,
तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो काम करना है, और अगर आगे कुछ करना चाहते हो मैनेजमेंट को पहले अपना सपोर्ट में लो, मैनेजमेंट को बोलो देखो मुझे यहां गड़बड़ी लग रही है, मुझे और एविडेंस लो, मैनेजमेंट आपकी सपोर्ट करेगी। इंडिपेंडेंटली कुछ भी मत करना ऐसा जो आपको फंसा दे। सो ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। हाउएवर इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? इन डेप्थ। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ So audit is examination of evidences and investigation is critical examination of accounts and records. Accounts and records का critical examination होता है investigation. फिर to express an opinion. Audit का मकसद क्या है? Auditor का मकसद क्या है? अपना opinion देना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सही है या गलत है। जबकि इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? किसी फैक्ट को प्रूव करना। फैक्ट क्या हो सकता है? इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, इसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी? ऑडिटर की या इन्वेस्टिगेटर की? इन्वेस्टिगेटर की। इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, इसको बताने की जिम्मेदारी किसकी? प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी? तो जब मुझे वो एटलस मोटर कंपनी के बिल मिले 1.5 लाख रुपए के, तो मुझे क्या करना चाहिए था? क्या उसे प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए थी? मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यहां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहां पर कुछ इनवॉइसेस हैं जो गड़बड़ है, और इन इनवॉइसेस को आप अमेंड करो, इनवॉइसेस को आप ठीक करो। बताओ बात समझ में आई? ठीक है। सो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड टू असर्टेन अ फैक्ट। चलो, इसका वाइड स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है। ये वाइड इन स्कोप है, ये बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एस्पेक्ट को सबको कवर करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट पे होता है। तो इन्वेस्टिगेटर आएगा मार्केटिंग एक्सपेंस को ऑडिट करने के लिए, बस वो और कुछ नहीं देखेगा। जो ऑडिटर ने उसे बताया कि भाई मार्केटिंग एक्सपेंस में मुझे गड़बड़ी लग रही है, वो सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंस को ही चेक करने आएगा, इन्वेस्टिगेट करने आएगा, तो उसका नैरो स्कोप है। देन GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं ऑडिट में, जबकि इन्वेस्टिगेशन में कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल भाई नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जिनके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन आप किसी भी एक्सटेंट तक जाके कर सकते हो। सो दीज आर एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, बहुत फैला के ऑडिटिंग प्रोसीजर होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में करे जाते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस इज सॉट, एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज सॉट। रीजनेबल के आगे लिखना मोर देन 50%, और एब्सोल्यूट का मतलब है 100%। बट लेस देन 75%। एब्सोल्यूट का मतलब है 100%। अब भाई मनु क्या कह रही है? मनु क्या कहता है? मनु कहता है सर वो भावना है ना सर क्लास में, आई थिंक वो मुझे लाइक करती है। तो मनु को पूछते हैं अच्छा तुझे ऐसा क्यों लगता है? सर वो हमेशा मेरे लिए सीट रोकती है, पेन से मेरे लिए सीट रोकती है। मैं कहा ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, बेकार की बात है। सर बट मतलब जब भी उसे कोई डाउट होता है मेरे से पूछती है, इमरान से भी तो पूछ सकती है, मेरे से और ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, आदित्य से पूछ सकती नहीं, किसी के पास नहीं जाएगी, मेरे पास ही आएगी सर। तो बताओ जरा, ये जो आपको अश्योरेंस मिल रही है, जो ये आपको एविडेंस बता रहा है, जो अश्योरेंस दे रहा है, क्या 100% से प्रूव हो रहा है कि वो लड़की मनु को पसंद करती है? नहीं प्रूव हो रहा ना, 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और मनु को देख के तो लगता है 10% चांस भी नहीं है। मतलब कौन लड़की मनु को पसंद करेगी ना, टाइप्स है ना। तो जो अश्योरेंस है वो क्या है? वो रीजनेबल एश्योरेंस है। देखना एश्योरेंस है वो क्या है? वो रीजनेबल एश्योरेंस है। और एक लड़की ने मनु को आके प्रपोज कर दिया प्रपोज। अब बताओ कौन सी एश्योरेंस है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब तो 100% गारंटी हो गई ना। अब तो तुम कभी मनु के चेहरे पे डाउट नहीं करोगे ना, उसकी पर्सनालिटी पे कभी डाउट नहीं करोगे ना। हाँ, किस्मत तुम्हारी तो बड़ी अच्छी ना, किस्मत। उसको लाइक करती हैं कितनी सारी लड़कियां क्लास की, तुम्हें पता भी नहीं है अंदर। सो इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मतलब 100% गारंटी। अच्छा अब सुनो, तुम एज एन ऑडिटर किसी फ्रॉड की 100% गारंटी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? दो ना, CMA हो, CA हो, दो 100% गारंटी। परफेक्ट सर, आप हमें करने ही नहीं दे रहे कुछ। अगर आप हमें स्टेप्स करने दो तो हम दे दें, लेकिन आपने मना कर दिया अभी कि इन्वेस्टिगेशन हमें करना ही नहीं। मैंने मना किया ना नहीं करना, तो तुम गारंटी दे सकते हो? सर हम नहीं दे सकते। सही बात है, देनी भी नहीं है, हम तुमसे 100% गारंटी मांग भी नहीं रहे।
अगर तुम्हें 50-50 ऐसा लगता है फ्रॉड हो रहा है, बस बता दो। लेकिन इन्वेस्टिगेटर से हम क्या चाहेंगे? इन्वेस्टिगेटर से हम क्या चाहेंगे? 100% गारंटी के साथ बताओ कि आप फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ, डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में लिखना है कि ऑडिटर जो होता है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। ये आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत क्लियरली ये चीज लिखनी है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। परसुएसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, अब ये भी रिलेटेड पॉइंट है भाई। जो ऑडिट के एविडेंस गैदर होते हैं वो आपको सिर्फ कन्विंस कर रहे होते हैं कि हाँ फ्रॉड हो रहा है, कंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। कन्विंस और कंक्लूड में क्या फर्क है? किसी को कन्विंस करना और कंक्लूड करना, दोनों में फर्क क्या है? परफेक्ट। कंक्लूड का मतलब आपने 100% सब कुछ चेक कर लिया और अब फाइनल हो, हाँ भाई ये ऐसे ही है। और कन्विंस का क्या मतलब है? सर आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो किसी कंक्लूजन तक पहुंचने का, पहुंचे नहीं हो। सो ऑडिटर सिर्फ परसुएसिव एविडेंस देता है, ट्राई करता है किसी कंक्लूजन तक पहुंचने का, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देता। वो 100% गारंटी के साथ किसी भी चीज को नहीं बताता। लेकिन इन्वेस्टिगेटर कंक्लूसिव एविडेंस देता है, वो जो बात है वो तुक्के वाली बात नहीं बोलता। ऑर्डर जो बात होता है तुक्के वाली बात बोलता है। अच्छा, तुक्का वर्ड एग्जाम में मत यूज कर लेना, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो परसुएसिव एविडेंस देता है, इन्वेस्टिगेटर कंक्लूसिव एविडेंस देता है, ठीक है। ऑर्डर हैज पॉजिटिव माइंडसेट, ऑर्डर का जो माइंड होता है पॉजिटिव होता है। ऑर्डर कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, कंपनी अच्छा कर रही है, हमें कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। जबकि अगर इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है तो कब बुलाया जाता है? फ्रॉड की आशंका है तभी तो बुलाया जाता है। क्या इन्वेस्टिगेटर को हर सिचुएशन में बुलाया जाता है या फ्रॉड की आशंका में बुलाया जाता है ना? तो वो किस माइंडसेट से आ रहा है? क्या वो पॉजिटिव माइंडसेट से आ रहा है या नेगेटिव माइंडसेट से आ रहा है? परफेक्ट। सर में दर्द हो गया इसके, तो सर में दर्द हो गया तो ऐसे क्यों कर रही, ऐसे कर रही है, दिमाग में घुस नहीं रहा? तो बताओ जरा कि पॉजिटिव माइंडसेट किसका होता है? पॉजिटिव माइंडसेट क्यों? रीजन? नहीं, अरे जो उसने कह दिया रिपीट कर दिया। रीजन बताओ, पॉजिटिव माइंडसेट ऑडिटर का क्यों होता है? क्या सोच के वो ऑडिट करने जाता है? कि सब सही है और कंपनी ढंग से काम कर रही है। और इन्वेस्टिगेटर किस माइंडसेट से आता है कंपनी में? क्यों वो अच्छा क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि उसने बताया ही है, अरे फ्रॉड की आशंका है तभी तो तुम्हें बुलाया जा रही है, तो तुम्हें क्यों बुलाया जाता? समझ में आया बात? तो इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज इज डन फ्रॉम अ नेगेटिव माइंडसेट। रूटीन एक्सरसाइज ये हर साल होती है, ऑडिटर आता ही आता है, चाहे फ्रॉड हो चाहे ना हो, रूटीन एक्सरसाइज होती है। ये सिर्फ रेयरली एक्सरसाइज होती है जब नीड होती है, जब फ्रॉड पकड़ा जाता है तभी इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करा जाता है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट नहीं करा जाता। जबकि ऑडिट जो है वो हर साल कराना मैंडेटरी है, आपको कराना पड़ेगा ऑडिट, ठीक है? ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, हाँ जी। हाँ, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, तुम लोग बताना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऑडिटर ने कहा ये फ्रॉड हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेट किया, दुकान पे भी गया, फोन पे बात करी, सब कुछ करा और इन्वेस्टिगेटर ने नहीं फ्रॉड नहीं है, वो कंपनी बैनर भी बेचती थी, सिर्फ आपका वहम था। तो क्या ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करा जाएगा कि उसने गलती करी? नो, नहीं, क्योंकि ऑडिटर का काम ही यही है, जहां भी कोई आशंका हो वो बताना। अब आशंका उसने ये थोड़ी बोला 100% है, क्या उसने बोला? उसने तुम्हें कौन से वाले एविडेंस दिए? परसुएसिव वाले, कंक्लूसिव तो नहीं दिए, 50-50 बोला था। ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई लायबिलिटी ऑडिटर की नहीं। हाँ, वो बीओडी को ही बताएगा और बीओडी इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे, वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद ऑडिटर खुद ये नहीं कहेगा मैं अब इन्वेस्टिगेटर को बुलाता हूं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, नहीं, ऑडिटर बीओडी को बताएगा, बीओडी इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे और ऑडिट करवाएंगे, बिल्कुल। चलो, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम किस उद्देश्य से ऑडिट करने जाते हैं? मैं बताऊं। फ्रॉड को डिटेक्ट करने, फ्रॉड को पकड़ने। इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता हूं। परफेक्ट। अरे सुनो, क्या मैं पॉजिटिव माइंडसेट से जाता हूं या नेगेटिव माइंडसेट से जाता हूं? पॉजिटिव से ना। तो क्या मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे मिस्टेक निकालनी है, मुझे एरर निकालना है? नहीं, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मुझे चेकिंग करनी है। किसकी चेकिंग करोगे?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या कॉस्ट स्टेटमेंट्स की। और क्या करोगे चेकिंग करने के बाद? ओपिनियन दोगे अपना कि भाई ये सही है या गलत है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है? टू गिव एन ओपिनियन, टू गिव अ रिकमेंडेशन कि ये ऑडिट सही है या नहीं है, टू गिव एन ओपिनियन। यह है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी मतलब जब आप ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हो तब बीच में अगर कुछ और नया निकल आए जहां से पता लगे फ्रॉड है तो वो भी बताओ। वो क्या है? वो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अरे भाई सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मतलब नॉट इंपॉर्टेंट बट अटैच टू द मेन। मेन नहीं है लेकिन वो भी आपको करना है। अगर मेन को फॉलो करते हुए वो चीज भी मिल जाए तो वो भी करनी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या फ्रॉड डिटेक्ट करना है? नहीं, क्योंकि अगर फ्रॉड डिटेक्ट करना होता तो आप नेगेटिव माइंडसेट के आदमी होते, फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, आप ऑडिट नहीं कर रहे होते। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको चेक करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको डिटेक्ट करना है फ्रॉड एंड एरर, उसको पकड़ के लाना है और उस फ्रॉड एंड एरर को आपको हाईलाइट करना है गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। अच्छा, सोशल ऑब्जेक्टिव। अरे हम कोई वो थोड़ी है, सोशल सर्वर थोड़ी है, समाज सेवी थोड़ी है, सोशल ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारा कोई समाज सेवा करने का काम है? हम कोई समाज के लिए करते हैं? हम तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, पैसा चाहिए हमको। तो समाज सेवा कहां से आ गई? सोशल ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? बहुत बड़ा समाज सेवा कर रहे हो आप, क्योंकि आप कई लोगों के हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप शेयर होल्डर को फ्रॉड होने से बचा रहे हो, आप क्रेडिटर को फ्रॉड होने से बचा रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रॉड होने से बचा रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट फ्रॉड कैसे होगा? लोन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलेशन? टैक्स, कंपनी टैक्स नहीं पे कर रही जितना पे करना चाहिए, एकदम आप बता दो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनी टैक्स नहीं पे कर रही, तो आप गवर्नमेंट के हितों को बचा रहे हो। तो एक तरह से आप पूरे समाज को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो सोशल सर्विस की तरह ही है। दिस इज लाइक अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये आपका फर्ज बनता है कि किसी के भी हितों को भाई ठुकराया जा रहा है अगर कंपनी के द्वारा, आप उसे हाईलाइट करो, चाहे वो कोई भी पर्सन। दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टैक्स एवेजन को रोकना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेफगार्ड अगेंस्ट कैपिटल इरोजन। कैपिटल इरोजन होता है जब आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और आपकी शेयर कैपिटल उसके मुकाबले बहुत कम रह जाती है। किसका नुकसान होगा? शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स को पहले से बता दो, देखो आपका नुकसान होने वाला है, कंपनी लॉसेस बहुत ज्यादा भाई इनकर कर रही है। टू एंश्योर फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को अपने पैसे पे भाई डिविडेंड मिले, कैपिटल गेन मिले, ये आपको इंश्योर करना है। टू एंश्योर रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर, कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं उसका प्राइस भाई रीजनेबल होना चाहिए, कंपनी अनाप शनाप चार्ज ना कर रही हो। क्या ये सारे गुड्स के लिए एप्लीकेबल है या चुनिंदा गुड्स के लिए एप्लीकेबल है? स्पेसिफाइड गुड्स के लिए। अरे भाई तुमको डायमंड जो मार्केट में बिके ना, वो गवर्नमेंट जिस हिसाब से कहे उस हिसाब से बिके नहीं। डायमंड लग्जरी प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट रेगुलेट नहीं हो सकती, वो तो डिमांड सप्लाई पे आधार पे निर्धारित होता है। लेकिन मैं कहूं गेहूं जो वीट है, वीट जो है उस अकॉर्डिंग आप करो जिस अकॉर्डिंग सरकार बोले, तो क्या सही बात है? हाँ सही बात है। क्यों? नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। ठीक है। सो टू एंश्योर रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर्स, ये कौन से गुड्स के लिए इंश्योर करना है? नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी गुड्स के लिए इंश्योर करना है, सही प्राइस कस्टमर को मिलना चाहिए। टू एंश्योर फेयर कॉम्पनसेशन टू द वर्कर्स, क्या ये कोई एक्ट को रेफर कर रहा है भाई? कोई एक्ट है? सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आया? तो क्या हम सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं एज ऑडिटर? हाँ सर, सोसाइटी के लिए भले के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग। कॉम्पेंसेशन, फेयर कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स, फैक्ट्री एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है कि वर्कर्स को किस तरह का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हम वो कॉम्पेंसेशन भी फेयर रख रहे हैं, तो कंपेंसेशन फेयर होता है हमारी वजह से। फिर इंश्योर कंप्लायंस विद CSR। CSR का फुल फॉर्म बता दो। वेरी गुड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज लॉ पढ़ा है, तो उसमें एक सेक्शन है जो मैंडेटोरली कहता है अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो तो अपने प्रॉफिट का इतना परसेंटेज, शायद 1% है या 1.5%, 2% है, वो आपको मैंडेटोरली चैरिटी में लगाना ही लगाना पड़ेगा। जब ये सेक्शन आया था बड़ा विवाद हुआ था इस पे। क्यों विवाद हुआ था? मंदिर में डोमिनेशन कितना करना है, मंदिर में डोनेशन कितना करना है, ये क्या कोई गवर्नमेंट बताएगी तुम्हें या तुम अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हो? श्रद्धा के हिसाब से करते हो ना। तो ऐसा क्यों कि कंपनीज एक्ट में बोला गया कि तुम्हें चैरिटी करनी मैंडेटरी है, वो भी 2% ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आया? वर्कर्स नहीं,
चैरिटी कहीं डोनेट करोगे, कहीं ओल्ड एज होम में दोगे, बच्चों वृद्धाश्रम में दोगे, अनाथ आश्रम में दोगे, पैसा डोनेट करना है, ठीक है। तो जब ये सेक्शन आया इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन जो उस समय के मिनिस्टर थे वो एकदम एडमेंट रहे, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, अगर बिजनेस है, सोसाइटी से पैसे कमा रहा है तो उसका फर्ज है सोसाइटी को पे बैक करना। पे बैक किस तरह करोगे? 2% ऑफ योर प्रॉफिट आपको सोसाइटी को देना ही देना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि कंपनी ने वो 2% सोसाइटी को दिया है, खर्चा किया है। वो 2% किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ओल्ड एज होम में, किसी चाइल्ड होम में दिया है, ये इंश्योर करें, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताना, क्या हम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल्स को ऑडिट करते हैं या हम उससे ज्यादा भी कुछ कर रहे हैं? क्या सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं? जी हाँ सर, हम उस सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। एंड एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, उसका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आपको खत्म करना है, ठीक है।